कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक छोटी सी लड़की अकेले बैठे हुए रो रही होती है क्योंकि उसका रिकॉर्ड टूट गया था। तभी एक लड़का उसके पास आया और वो उससे कहता है, ये मुझे दो, मैं इसे फिक्स कर दूंगा। अब इसके बाद काफ़ी साल बीत जाते हैं और वो लड़की भी अब बड़ी हो गई है और यही हमारी स्टोरी की मेन लीड है, जिसका नाम है एओ। एओ कॉलेज में है और वो अपनी क्लास में सो गई है। और जब टीचर उसे जगाते हैं तो इस बात पर उसकी फ्रेंड और वो दोनों काफ़ी हंसते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि उसकी फ्रेंड का नाम रीना है। और इसके बाद ही हम एओ के दो दोस्तों को देखते हैं, जिनमें से एक का नाम है नायो और दूसरे का नाम है शुंतारो। यहाँ पर हमें पता चलता है कि अब एओ अपनी हायर एजुकेशन के लिए कोरिया से निकलकर यूएस जाने वाली है। और नायो एओ को फर्स्ट ईयर से ही पसंद करता है, लेकिन वो कभी भी उससे अपने प्यार का इजहार नहीं कर पाया। तभी उसका दोस्त शुंतारो उससे कहता है कि अगर उसने अभी भी उससे बात नहीं की तो उसके हाथ से सब कुछ निकल जाएगा। अब थोड़ी देर में एओ भी यहाँ पर पहुँचती है, क्योंकि इन सभी का एक बैंड होता है और अभी फेस्टिवल पास आने वाला था, जिसमें ये सभी परफॉर्म करने वाले थे। तो सभी मिलकर उसी की प्रैक्टिस कर रहे थे, लेकिन प्रैक्टिस में अभी तक रिकू नहीं आया। और रिकू यहाँ पर हमारा एक और मेन कैरेक्टर है। जब रिकू यहाँ आता है तो वो सभी को ठीक से गाइड करता है। और दोस्तों, मूवी के स्टार्टिंग में हमने जिस छोटे लड़के को देखा था, वो ये रिकू ही होता है। प्रैक्टिस में गाना गाते वक्त कौन क्या गलती कर रहा है, ये सब रिकू को अच्छे से पता होता है। और रिकू के जाने के बाद वो सभी बात कर रहे होते हैं कि ये रिकू कितना ज़्यादा परफेक्ट है और कभी भी किसी भी चीज़ में वो बिल्कुल भी गलती नहीं करता। हम देखते हैं कि रिकू अब अपनी प्रैक्टिस खत्म करके सीरियसली कुछ पढ़ रहा था। अगले दिन एओ लेट उठती है और उसका रूम भी पूरा गंदा पड़ा होता है। ये देखकर एओ की मदर उसे काफ़ी डांट लगाती है और उससे कहती है कि अमेरिका जाकर भी क्या तुम ऐसे ही करोगी। अब उसे ऐसे ही डांटते हुए उन्हें पता चलता है कि किचन में रखा हुआ ब्रेकफास्ट जल चुका है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में एओ और रीना एक पोस्टर पर काम कर रहे थे। रीना को पता होता है कि एओ रिकू को लाइक करती है और वो एओ से कहती है कि अपने दिल की बात रिकू को बता दे। वो कहती है कि अगर रिकू तुम्हारा बॉयफ्रेंड बन गया तो ये समर तुम्हारे लिए सबसे ब्यूटीफुल समर होगा। लेकिन यहाँ पर एओ को डर होता है कि अगर उसने अपने प्यार का इजहार कर दिया तो हो सकता है कि रिकू उसे छोड़कर चला जाएगा। इसलिए वो कहती है कि कम से कम अभी रिकू उसका दोस्त तो है और बचपन में उसने एओ से कहा था कि वो हमेशा ही उसका बर्थडे मनाएगा। एओ ये पूरी तरीके से बिलीव करती है कि वो अपना प्रॉमिस हमेशा निभाएगा। जिसके बाद ये दोनों ही दोस्त आपस में कलर्स के साथ खेलने लग जाते हैं, जिसे देखकर रिको वहाँ से पोस्टर को उठाता है और उसे साइड में रख देता है। और तभी हम देख पाते हैं कि कुछ दूर लोगों से एक पानी का पाइप फट गया है और उसका सारा पानी यहाँ पर उछल के आ गया है। लेकिन रिको और उस पोस्टर पे पानी बिल्कुल भी नहीं गिरता। ऐसा लगता है मानो रिको को ये सब बात पहले से ही पता थी। उसके सारे दोस्त कहते हैं कि आखिर तुम बच कैसे गए। तो रिकू कहता है कि मैं तुम सबसे ज़्यादा फास्ट हूँ इसलिए। अब यहाँ पर नायो एओ के साथ अपने प्यार का इजहार करना चाहता है, पर उसे पता है कि शायद रिकू भी एओ को पसंद करता है, तो वो उसी से परमिशन लेने के लिए उससे ये बात बताता है। लेकिन रिकू को पहले से ही ये बात पता है और इसलिए वो उससे कहता है कि तुम जाओ और उसका ख्याल रखना। अब यहाँ पर जब ये सभी लोग लंच कर रहे होते हैं तो नायो एओ से कहता है कि मुझे तुमसे अकेले में कुछ बात करनी है। पर एओ कहती है कि तुम यहीं पर बता सकते हो। लेकिन अब अकेले में बात करने के लिए उसके दोस्त भी उसे सपोर्ट नहीं करते। तब यहाँ पर वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है और उसे कहता है कि आखिर मैं यहाँ पर सबके सामने तुम्हें कैसे कन्फेस करूँ। अब ये सुनने के बाद एओ को उसकी फीलिंग्स के बारे में पता चल जाता है और नायो नर्वस होकर वहाँ से भाग जाता है। अब एक फेस्टिवल में ये सभी गाना गाने वाले हैं, जो कि अब काफ़ी पास आ गया है। इसलिए प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ पर एओ रिकू के पास आई है और उसके रूम में वो एक रिकॉर्डर को नोटिस करती है। रिकू उसे देखता है और उससे रिकॉर्डर लेकर कहता है कि इसे टच मत करो, और ये कहकर उसने वो कबर्ड बंद कर दिया। अब यहाँ पर रिकू को ऑलरेडी ये पता था कि एओ सॉन्ग की प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ पर आई है। ये दोनों मिलकर यहाँ पर एक सॉन्ग लिखते हैं और रिकू यहाँ पर बहुत ही अच्छा गाना गाता है, लेकिन वो कभी भी स्टेज पर परफॉर्म नहीं करता। और वो यहाँ पर एओ से कहता है कि अगर मैं अचानक से कहीं पर चला गया तो तुम नायो के साथ हमेशा खुश रहना, और क्योंकि तुम हमेशा ही किसी प्रॉब्लम में फंसते रहती हो तो मैं हमेशा तुम्हें बचाने के लिए नहीं आ पाऊंगा। अब ये सुनकर एओ को काफ़ी बुरा लगता है और वो वहाँ से चले जाती है। इसके बाद वो यहाँ पर अपनी फ्रेंड के पास आती है और उससे कहती है कि रिकू मुझ में अब इंटरेस्टेड नहीं है, इसलिए वो नायो के साथ ही डेट पर जाएगी। अब ये सुनकर रीना उसके ऊपर भड़क जाती है और उससे कहती है कि क्या तुम्हें पता भी है नायो तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करता है और तुम उसे एक ऑल्टरनेटिव की तरह चूज़ कर रही हो। अगर तुम्हें रिको नहीं मिला तो क्या तुम नायो को पकड़ लोगी? तुम कितनी घटिया लड़की हो। दोस्तों, यहाँ पर हमें पता चलता है कि एक्चुअल में रीना नायो से प्यार करती है,
इसलिए वो ऐसा कह रही थी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रिकू अपने अंकल के साथ रहता है और उनकी वाइफ जब वो यंग थे तभी गुजर गई थी। वो रिकू से कहते हैं कि तुम आयो को हमेशा पुश मत किया करो, क्योंकि अगर उसे गुस्सा आ गया तो वो तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करेगी। लेकिन रिकू ने आज डिसाइड किया है कि वो अब कुछ अलग करने वाला है, और इसके बारे में हमें मूवी में आगे पता चलेगा। अब इसके बाद यहाँ पर इनके परफॉर्मेंस का दिन आ जाता है और इन्हें पता चलता है कि आज रीना नहीं आई होती, क्योंकि उसने जो कुछ भी एओ से बोला था वो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदा थी। अब रिकू एओ से कहता है कि स्माइल करो जैसा कि तुम हमेशा ही करती हो। जिसके बाद ये सभी स्टेज पर जाते हैं, लेकिन अभी एओ भी काफ़ी डिस्टर्ब थी और उसी नर्वसनेस में वो गाना भी ठीक से नहीं गा पाती, और अपनी परफॉर्मेंस बिगड़ने के बाद वो रोते हुए अपने घर की तरफ जाती है कि तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है, और इसी वजह से वो टाइम ट्रेवल करके एक हफ्ते पीछे चले जाती है। वो उसी टाइम में पहुंच गई थी जहाँ पर वो अपने कॉलेज की क्लास में सो रही होती है। एक हफ्ते पहले उसके साथ जो कुछ भी हुआ था वही सेम चीज़ उसके साथ रिपीट हो रही होती है, और प्रैक्टिस में उसके फ्रेंड्स उससे क्या बोलने वाले हैं ये सब उसे पहले से ही पता था। उसने ये सारी बातें अपने दोस्तों को बताने की कोशिश भी की, लेकिन उसके दोस्तों को लगता है कि वो सबके साथ मजाक कर रही है, इसलिए अब वो उन्हें कुछ भी नहीं बताती। अब इसके बाद अगली सुबह जब वो सोकर उठती है तो उसकी मदर उसके रूम को गंदा करने की वजह से उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा चिल्लाने वाली थी। उसकी मदर के आते ही वो उससे कहती है कि आप कुछ भी मत कहना, मैं अपना पूरा रूम खुद से साफ़ कर दूंगी, लेकिन इससे पहले आप किचन में जाके देख लीजिए, आपका जो ब्रेकफास्ट है वो जलने वाला है। और यहाँ पर ये सब उसके लिए काफ़ी ज़्यादा अजीब था। जब वो उसी दिन की तरह अपनी फ्रेंड रीना के साथ हैंग आउट कर रही होती है तो वो उससे सीधा कहती है कि मुझे पता है कि तुम नायो को पसंद करती हो और तुम्हें उससे कन्फेस करना चाहिए। अब यहाँ पर एओ को भी पता था कि वहाँ पर पानी का पाइप फटेगा, इसलिए वो भी रिकू के साथ वहाँ पर आ गई थी और उसकी बाकी दोस्त सभी गीले हो गए थे। अब ये सब देखकर एओ को लगता है कि शायद रिकू के साथ भी टाइम रिपीट होता है, तो उसने इस बात पर रिकू से बात की, जो सुनकर रिकू उसके ऊपर हंसने लगता है, क्योंकि वो अपने सारे दोस्तों के सामने ये बात नहीं बताना चाहता था। जब वो अकेली होती है तब रिकू उससे ये सब बात करता है, और तब वो कहता है कि चलो मैं तुम्हें अपना सीक्रेट बताता हूँ, और अपने घर ले जाकर उसने अपने कबर्ड में उसे एक डिस्क दिखाई, और वो बताता है कि इस डिस्क की मदद से मैं पास में जाकर अपनी लाइफ को रिपीट कर सकता हूँ। और ये सब उसके बचपन में शुरू हुआ था। एक दिन अपने अंकल के पास उसे ये डिस्क मिली थी, और तब उसके अंकल ने उससे कहा था कि ये रिकॉर्ड एक लाइफ का रिकॉर्ड है, और इसे प्ले करते वक्त अगर इसकी पिन आपने मूव की तो आप पास्ट का दिन फिर से जी सकते हो। तब उस वक्त तो वो काफ़ी छोटा था। उसने अपने अंकल की बात पर बिलीव किया, जिसके बाद ये दोनों ही उस डिस्क का इस्तेमाल करते हुए एक दिन पीछे चले जाते हैं, और फिर से एओ अपनी क्लासरूम में उठती है और भागकर वो क्लास के बाहर रिकू से मिलती है। अब उसे बिलीव हो गया था कि ये सब कुछ सच है, और यहाँ पर रिकू कहता है कि मैं इसी तरीके से लाइफ को चीट कर रहा हूँ, और एओ भी काफ़ी इंटरेस्टेड होती है कि वो आखिर ऐसा कैसे कर रहा है। तब यहाँ पर रिकू उसे सब कुछ बताता है कि एओ जब छोटी थी तो उसके फादर ने उसे एक रिकॉर्डर दिया था, पर वो उसके हाथ से टूट गया था। उसी समय उसके फादर की डेथ हो गई थी, तो वो रिकॉर्ड उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। तब छोटे रिकू ने ये डिसाइड किया कि उस रिकॉर्डर में जो भी गाने हैं वो उसे गाकर दिखाएगा, और तब उसे गिटार बजाना नहीं आता था, तो तब उसने डिसाइड किया कि वो अपने अंकल से गिटार बजाना सीख लेगा। लेकिन वो उसी दिन सीखकर डायरेक्टली एओ के सामने गाना नहीं गा सकता था, क्योंकि गिटार सीखने में काफ़ी वक्त लगता है। तो इसी वजह से वो पास में जाता था और हर रोज़ जाकर उसने गिटार सीखा, और वो गिटार में मास्टर बन गया। और जिस दिन एओ का रिकॉर्ड टूटा उसी दिन उसने अपना गिटार ले जाकर एओ को एक गाना गाकर सुनाया, जिससे एओ अपने फादर को याद करके वहाँ पर रोने लग गई, क्योंकि उसके फादर हमेशा उसका बर्थडे मनाते थे, लेकिन अब वो मर चुके थे। तब यहाँ पर छोटे रिकू ने एओ से कहा कि तुम टेंशन मत लो, तुम्हारे 100 साल तक होने तक मैं तुम्हारा बर्थडे हमेशा सेलिब्रेट करूँगा। और वो हमेशा उसके बर्थडे पर उसे अलग अलग गिफ्ट दिया करता था, और एओ के 16वें बर्थडे पर रिको ने डिसाइड किया कि वो उसे एक स्पेशल गिफ्ट देगा, जिसे बनाने में उसे लगभग 1 महीना लगने वाला था। तो वो एक बार फिर से पास में गया और उसने एओ के लिए एक चॉकलेट का रिकॉर्ड बनाया, और एओ ये देखकर काफ़ी खुश हो गई। वो उसे खा लेती है, लेकिन वो रिकॉर्ड एक्चुअल में प्ले भी हो सकता था। तब यहाँ पर रिकू एक बार फिर से पास में गया और उसे प्ले करके दिखाया। उसके अंदर एक हैप्पी बर्थडे सॉन्ग था, जो कि खुद रिकू ने रिकॉर्ड किया था। वो उसे कहता है कि तुम इस सॉन्ग को 12 बार सुन सकती हो, लेकिन एओ मानती ही नहीं और उसे फिर से खा लेती है। अब ये सब जब रिकू ने एओ को बताया तो वो उससे पूछती है कि क्या तुम मुझे लाइक करते हो, तो रिकू ने कहा
कि जिस दिन से मैं तुमसे पहली बार मिला था, मैं तब से तुम्हें प्यार करता हूँ। और यहाँ पर एओ ने कहा कि मैं भी तुमसे काफ़ी ज़्यादा प्यार करती हूँ, पर ये सब हमारे लिए काफ़ी हार्ड होगा क्योंकि अब मैं अमेरिका जाने वाली हूँ। तब यहाँ पर रिकू उससे कहता है, तो चलो फिर 1 साल पीछे चलते हैं। अब 1 साल पहले से ही ये दोनों रिलेशनशिप में आ गए और उनके फ्रेंड्स ये सब देखकर काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज थे। जिसके बाद ये दोनों मिलकर अपना सारा टाइम एक साथ स्पेंड करते हैं, जिसमें वो पिकनिक पर जाते, एक दूसरे के लिए खाना बनाते और इन्होंने एक साथ मिलकर गाने भी लिखे। और एक दिन लाइब्रेरी से बुक निकालते वक्त एओ वहाँ से गिरने वाली थी, लेकिन तभी रिकू उसे पकड़ लेता है और कहता है कि मैं हमेशा इसी तरीके से तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। जिसके बाद ये दोनों ही वहाँ पर किस करते हैं और यहाँ पर इन दोनों के रिलेशनशिप के वो सभी मोमेंट्स काफ़ी ज़्यादा प्यारे होते हैं। इसी तरह इनका 1 साल कहाँ निकल जाता है ये इन लोगों को भी समझ में नहीं आता। अब एक दिन जब नायो और उसके दोस्त हैंग आउट कर रहे होते हैं, तब नायो रीना से कहता है कि आखिर रिकू में ऐसा क्या है जो उसे गर्लफ्रेंड मिल गई और मैं अभी तक अकेला हूँ। तो उसका फ्रेंड उससे कहता है कि रिकू के पास काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस है। अब इसी बात पर रीना उससे चिढ़ गई और वो कहती है कि नायो एकदम परफेक्ट है और वो उससे भी ज़्यादा हैंडसम है। यहाँ पर उसने इनडायरेक्टली नायो को कन्फेस कर दिया था और अब इन दोनों की रिलेशनशिप भी स्टार्ट हो गई थी। नेक्स्ट सीन में एओ और रिकू एक कॉन्सर्ट में आए होते हैं और यहाँ पर ये दोनों काफ़ी खुश थे। वो एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं कि वो हमेशा साथ रहेंगे। अब अगले दिन फेस्टिवल का दिन है। एओ ने यहाँ पर आज बहुत ही अच्छे से परफॉर्म किया, लेकिन लास्ट टाइम जहाँ पर उसकी डेथ हुई थी फिर से वहीं पर उसी टाइम पर उसकी डेथ हो जाती है। अब ये देखकर फिर से रिकू टाइम में पीछे गया और भागते हुए क्लास में जाकर वो उसे गले लगा लेता है। अब इस दिन के बाद रिकू इनके बैंड के प्रैक्टिस में भी नहीं आता। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि एओ देखती है कि रिकू बार बार एक कॉलेज प्रोफेसर के पास जाता है और किसी बात पर उन दोनों के बीच झगड़ा भी हो जाता है। उसके दोस्त भी ये सोचते हैं कि आखिर रिकू के साथ प्रॉब्लम क्या है और उसे आखिर क्या हो गया है। अब एक दिन एओ और रिकू फिर से गाना लिखने के लिए बैठते हैं, लेकिन रिकू को पहले ही आगे के बोल पता थे। तब यहाँ पर एओ को पता चल जाता है कि वो टाइम में वापस से पीछे गया था और अब वो उससे पूछती है कि आखिर तुम अकेले क्यों गए, लेकिन रिकू उसके बारे में कुछ भी नहीं बताता। अब यहाँ पर हम उसे लाइब्रेरी में देखते हैं, जहाँ पर वो और भी ज़्यादा पढ़ता है और एओ की डेथ फिर से ना हो इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए वो काफ़ी मेहनत कर रहा है। अब यहाँ पर रिकू को एक मैसेज मिलता है कि एओ को कुछ हो गया है और वो वहाँ से भागते हुए अपने फ्रेंड्स की प्रैक्टिस की जगह पर जाता है, जहाँ पर वो आजकल प्रैक्टिस के लिए नहीं आता था। तो इस पर नियो उसका मजाक उड़ाता है। तब यहाँ पर रिकू से बताता है कि आज मुझे कुछ और करना है और ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। अब इस बात पर नियो और रिकू में वहाँ पर फाइट हो जाती है। तब नियो उससे कहता है कि तुम अपने आप को समझते क्या हो, क्या तुम हमसे अलग हो? और वो उससे कहता है कि तुम यहाँ से निकल जाओ, हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। अब एओ ने ये सब देखा और वो फिज़िक्स के उस प्रोफेसर के पास गई और वो उनसे पूछती है कि आखिर रिकू आपसे झगड़ा क्यों कर रहा था। तब प्रोफेसर उसे बताती है कि वो क्वांटम फिज़िक्स के बारे में जानना चाहता है, मेनली टाइम के बारे में, लेकिन वो समझता क्यों नहीं कि वो सिर्फ 19 साल का है और वो सब कुछ नहीं जान सकता। इसी बात पर वो काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया और तब यहाँ पर एओ ने रिकू की नोटबुक देखी, जिसमें उसने एओ को बचाने के लिए वो सारी प्रोबेबिलिटीज़ लिखी होती हैं और इसका ये मतलब है कि उसने एओ को बचाने के लिए बहुत बार ट्राई किया है और वो हमेशा ही इस बात को स्टडी करता है। अब एक दिन रिकू ये सारी बातें अपने अंकल को बताता है और उनसे कहता है कि मैंने बहुत ट्राई किया, लेकिन मैं उसे किसी वजह से बचा नहीं पाता और लास्ट टाइम तो एओ को भी पता चल गया कि मैंने टाइम ट्रैवल किया है, यहाँ तक कि एओ ने भी टाइम ट्रैवल किया। तो मैंने सोचा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन एक्चुअल में कुछ भी नहीं बदला और लास्ट टाइम तो उसे लगा कि अगर एओ को बचाना है तो उसे खुद को गाड़ी के सामने लाना होगा और तब उसने वैसा ही किया। लेकिन उसके बाद भी वो दोनों एक बार फिर से पास में चले गए थे। अब यहाँ पर जो भी बातें रिकू अपने अंकल से कह रहा होता है वो सारी बातें एओ बाहर खड़े होकर सुन लेती है। तब यहाँ पर रिकू के अंकल उससे कहते हैं कि तुमने ये सब करके अपने फेट को बदलने की कोशिश की है, लेकिन तुम एओ के फेट को नहीं बदल सकते। मौत तो आनी ही है और उसे कोई भी नहीं बदल सकता। एक्चुअल में उसके अंकल ने भी अपनी वाइफ को बचाने की काफ़ी कोशिश की थी, पर वो भी उन्हें नहीं बचा पाए। अब यहाँ पर एओ को जो कुछ भी पता चला वो उसके बारे में बहुत सोचती है और वो गाने की प्रैक्टिस करते वक्त रिकू से कहती है कि अब तुम्हें ये सब कुछ बंद कर देना चाहिए और मेरा जो कुछ भी फेट है मैं उसे एक्सेप्ट करती हूँ। तब रिकू ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हम एक बार फिर से पास में जाएंगे, हम बार बार पास में जाकर कहीं भी रह सकते हैं और हम इसे बार बार रिपीट कर सकते हैं। लेकिन एओ को पता है कि ये सब कुछ गलत है
और उसने रिकू के साथ जो भी मोमेंट्स बिताए हैं वो सभी को याद करती है। और यहाँ पर उसने उस रिकॉर्ड को उठाया और उसे तोड़ दिया। वो उससे कहती है कि ये ज़िंदगी नहीं है और मैं अपने फेट से नहीं भाग सकती। हमने जो टाइम एक साथ बिताया वो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल था और मैं उसे रिपीट करके बर्बाद नहीं करना चाहती। अब यहाँ पर ईओ के पास जीने के लिए सिर्फ एक ही हफ्ता बचा था। अब अगले दिन जब वो उठती है तो वो टाइम से पहले ही उठ चुकी होती है और उसने अपना रूम भी पूरी तरीके से क्लीन कर दिया होता है। लेकिन आज उसकी मदर उसे एक अलार्म क्लॉक गिफ्ट करती है और वो उससे कहती है कि जब भी तुम्हें घर की याद आए तो जल्दी से घर आ जाना। तब यहाँ पर ईओ अपनी मदर के पास काफ़ी रोती है और यहाँ पर हम देख पाते हैं कि रिको उस टूटे हुए रिकॉर्ड को ठीक करने की कोशिश कर रहा था। तब यहाँ पर उसके अंकल उसके पास आते हैं और वो उससे कहते हैं कि क्या तुम पूरा समय इसी को सही करने में बर्बाद कर दोगे? अभी एओ के पास काफ़ी टाइम बचा है और तुम्हें ये समय उसके साथ स्पेंड करना चाहिए। तुम जो गलती कर रहे हो, ये गलती मैंने भी की थी और मेरी वाइफ ने इस गलती को नोटिस किया था और हमने इस पर बात की और लास्ट टाइम हम बहुत ज़्यादा हँसे थे। इस गोल्डन मोमेंट को पास मत होने दो। जिसके बाद यहाँ पर रिकू भागते हुए अपने फ्रेंड्स के पास जाता है और उसने अपने दोस्तों से कहा कि एओ का एक फेवरेट गाना है जिसे हम सभी लोग आज कॉन्सर्ट में गाएंगे। अब इन लोगों के पास काफ़ी कम टाइम था, लेकिन वो सब क्योंकि बहुत अच्छे दोस्त हैं इसलिए एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और उन्होंने इस बात को एक चैलेंज की तरह लिया और रिकू और नायो एक बार फिर से अच्छे दोस्त बन गए थे। अब इसके बाद रिकू और एओ ने बहुत सारा टाइम एक साथ स्पेंड किया और फाइनली इनके फेस्टिवल का दिन आता है और वो रिकू से कहती है कि मैंने सारी ज़िंदगी कभी टाइम पे ध्यान नहीं दिया। मैं हमेशा मोमेंट में रश करती गई। मैं हर समय अपने इस मोमेंट को छोड़कर आगे की तरफ भागती रही। लेकिन अब मुझे पता नहीं कि आगे क्या होगा। अभी वो रिकू के साथ है, यही उसके लिए इनफ है। जिसके बाद ये दोनों भागते भागते फेस्टिवल में आते हैं। वैसे तो रिकू दूसरों के सामने कभी भी नहीं गाना गाता, लेकिन आज उसने एओ के लिए वहाँ पर गाना गाया और इनके परफॉर्मेंस के बाद आसमान में फायरवर्क्स होते हैं जो कि कहीं ना कहीं एओ की विश होती है और यहाँ पर रिकू ने उसकी ये विश भी पूरी की। वो काफ़ी ज़्यादा ग्रेटफुल है कि रिकू उसकी ज़िंदगी में आया और इसके बाद ये कॉन्सर्ट यहीं पर एंड होता है। जिसके बाद यहाँ पर उसकी डेथ हो जाती है। अब रिकू के बर्थडे पर एओ रिकू के लिए एक गाना रिकॉर्ड करके छोड़ कर गई थी और उस गाने को सुनकर रिकू काफ़ी ज़्यादा रोता है और यहाँ पर उन्होंने जो भी पल एक साथ बिताए थे वो उन्हें याद करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ता है। और एओ का तो यही कहना था कि वो उसके लिए अपना टाइम स्टॉप करके नहीं रख सकता। आगे बढ़कर उसे अपनी लाइफ जीनी चाहिए और बहुत सारी अलग अलग चीज़ें ट्राई करनी चाहिए। यहाँ पर हम देखते हैं कि यही चीज़ें वो ट्राई कर रहा होता है और लाइफ में आगे बढ़कर उसने अपने सिंगिंग के करियर को आगे ट्राई किया। और यहाँ पर बचपन में जहाँ पे वो फर्स्ट टाइम मिले थे वो उसी जगह पर आकर एओ को याद करता है और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। दोस्तों, आप सभी को ये कहानी कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताना। मैं मिलता हूँ आपसे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।